नमस्कार किसान भाइयों, मैं आशु चौधरी। वेलकम टू एडवांस फार्मिंग चैनल। आज हम मुख्यतः बात करने जा रहे हैं आलू की फसल की बुआई और उसमें हम क्या क्या खाद डालते हैं, कैसे हम खरपतवार नियंत्रण करने हैं, इस बारे में हमारी आज की वीडियो होने जा रही है। तो आलू के बारे में बात करें तो आलू रबी की फसल में हम अक्टूबर से बुआई शुरू करते हैं और जो कि हमारी मार्च तक वो हो जाती है। इसमें हमारी मुख्य किस्में हो जाती हैं 3797 हो गया हमारा, इसमें पुखराज हो गया, चिप्सोना हो गया, जो मुख्यतः हमारे यहाँ बोई जाती हैं। उन तीन किस्मों में ये हैं और मैं तीनों किस्मों की बात करूँ तो प्रचलित यही है। और अब आते हैं हम के खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी में किसान भाई कहते हैं तो एक बार आप गहरी जुताई करिए, आप उसमें रूटावेटर निकालिए, एक रूटावेटर निकाल के कल्टीवेटर निकालिए और तब उसके बाद हमारा खेत लगभग तैयार हो जाता है। अब आते हैं हम सीड ट्रीटमेंट पे। सीड ट्रीटमेंट में हमें क्या इस्तेमाल करना है। आप जो है आलू उठा के घर पे ले आए कोल्ड स्टोर से निकाल के, तो पहले उन्हें सुखाइए। सुखाएंगे, सुखाने के बाद आप ट्रीटमेंट वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए एक बात है जो कि हम सब लोगों को हमें बताई भी नहीं जाती किसी वजह से और हम ध्यान भी नहीं देते। सीड ट्रीटमेंट में अक्सर हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कौन सी बीमारियां आती हैं। जैसे कई जैसे एरिया हैं जिनमें जो है काला चेपा आ जाता है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ब्लैक स्कर्फ बोलते हैं, ब्लैक स्कर्फ आ जाता है। कई में जो इलाके हैं वहाँ पे जो है क्या होता है कि दीमक की समस्या, लाल मुंह की गिंडार की समस्या होती है। ठीक है, तो क्षेत्र के आधार पे हमें दवाई का ब्रीड सीड ट्रीटमेंट के लिए निर्धारण करना है। ब्लैक स्कार्फ है, ब्लैक स्कार्फ जहाँ पे चेप्पा हमारा ज़्यादा आता है, चेप्पे के लिए हमें क्या करना है, एक बायर कंपनी की दवाई आती है एमिस्टो के नाम से, होता है पेनफ्लूफेन। पेनफ्लूफेन ब्लैक स्कार्फ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा, नया टेक्निकल भी है और अंतःप्रवाही भी है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये आलू के साथ साथ ज़मीन में भी फैल जाता है, तो आलू को जो है किसी भी फंगस, जो फंगल अटैक है वो कम होता है और अंकुरण भी अच्छा आता है इसका। इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 100 ml 900 किलो बीज के लिए आपके लिए पर्याप्त है। इसको 10 लीटर पानी में लेके और आप टंकी से इसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है हमारी कि हम दीमक है जिस खेत में हमारी जो है आपकी गिंडार है उसके लिए क्या इस्तेमाल करें। तो बायर की ही गाउचो आती है, लिसेंटा आती है, इन चीज़ों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गई बात हमारी सीड ट्रीटमेंट की। सीड ट्रीटमेंट हमने कर दिया। अब आती है दूसरी बात, खेत की तैयारी भी होगी, हमारा सीड ट्रीटमेंट भी हो गया। अब हमारी बात आती है बेसल डोज, जो हमें नीचे डालनी है खेत में। जैसे हमने ये खेत बोया है अपना, तो इसमें हमने नीचे क्या प्रयोग किया है। इसमें हमने प्रयोग किया है, हम जो मुख्यतः आलू के लिए जो सबसे इम्प्लीमेंट और सबसे कारगर जो है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है, डीएपी आती है हमारी 100 किलो डीएपी एकड़ की। ये थोड़ी हमारी जो है 100 किलो हम इस्तेमाल करते हैं और डीएपी हमारा 1846 होता है, जैसा आप सब जानते हैं। और सबसे प्रमुख हमारा खाद होता है आलू के लिए वो पोटाश होता है, क्योंकि पोटाश जो है आलू को फुलाने का काम करता है। तो अगर किसान को आलू मोटा चाहिए और 40 से 50 के साइज़ में चाहिए तो पोटाश एक बहुत आवश्यक तत्व है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 कट्टे डीएपी हो गई, 1 कट्टा हमने पोटाश ले लिया। एक हमारा आईसीएल का प्रोडक्ट आता है पॉलीसल्फेट के नाम से। इसमें क्या होता है पॉलीसल्फेट में, पॉलीसल्फेट में हमारा होता है कि जी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये किस किस क्वांटिटी में होता है हमारा। कैल्शियम होता है हमारा 16%, मैग्नीशियम होता है हमारा 5% और हमारा सल्फर होता है 18%। खेत में जो हमारी टिलरिंग है और जो हमारी नीचे से जो तना मोटा होने की एक हमारी किसान की जो वो रहती है कि जी तना मोटा होगा तभी पेड़ स्वस्थ माना जाता है, तो तना मोटा करने में भी कहीं ना कहीं सहायक होता है। अब हमारी दूसरे खाद के बारे में आ जाते हैं। अब डाई डाल रहे हैं तो हमें जिंक और माइक्रोन्यूट्रेंट कौन से डालने हैं। तो मार्केट में कई सारे अवेलेबल हैं, हम चिलेटेड वालों का यूज़ करेंगे डाई के साथ। स्पेशली जिंक का जब हम भी प्रयोग करेंगे तो उसके साथ चिलेटेड वाले इस्तेमाल करेंगे। और कोशिश करिए कि माइक्रोन्यूट्रेंट को आप या फॉलियर स्प्रे से दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने इसमें डाई होगी, पोटाश हो गया, पॉलीसल्फेट हो गया हमारा। एक हम इसमें माइक्रोराइजा इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोराइजा इस्तेमाल कर लीजिए, आप हुमिक एसिड इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप जो है इसमें कार्बन
जो हमारा आता है, कार्बन वर्मी कंपोस्ट हम जिसे बोल देते हैं, ये बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं जो खेत में अनयूज्ड फास्फोरस है उसको गलाने का काम करते हैं ये लोग। तो 1 एकड़ में माइक्रोराइजा 4 किलो, आपका ह्यूमिक एसिड 1 किलो, और कार्बन का रही बात कार्बन की, अगर आप कुड़ी के खाद से इसे पूरा कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है। इसी वजह से हम कुड़ी का खाद नहीं इस्तेमाल कर पाते या नहीं मौजूद होता, तो उसके लिए हम कार्बन के वर्मी कंपोस्ट की बहुत सारे बैग आते हैं हमारे, वो आपको 300 350 की रेंज में मिल जाएंगे। और 1 बीघा में हम 2 कट्टे इस्तेमाल करते हैं, मतलब 1 एकड़ में आपके 10 कट्टे हो गए, तो ये इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है हमारी बोरोन की। बोरोन बहुत एक आवश्यक तत्व है, इसकी इस्तेमाल हमें करना चाहिए खासकर उन एरियो में जिनमें आलू फटने की समस्या आती है। तो बोरोन का हम इस्तेमाल करेंगे 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो अब आप याद कर लीजिए क्या क्या हमारे तत्व हो गए। हमारे डीएपी हो गई, पोटाश हो गई, पॉलीसल्फेट हो गया, माइक्रोराइजा हो गया, हमारा बोरोन हो गया, ठीक है। इन तत्वों को आप बेसल डोज में अपना इस्तेमाल करें, जिसके परिणाम आपको काफ़ी बेहतर मिलेंगे। अब बात आती है हमारी खोड के बेड के साइज़ की। बेड हमें क्या बनाना है, जो बहुत ही आदर्श हमारा बेड का साइज़ है 48 इंची का रहता है। उसमें आपकी 2 दिक्कतों से आप बच सकते हैं। एक तो सिंगल बोने की आदत रहती है, उसमें हमारी मिट्टी कम चढ़ पाती है और उसमें हमें कुछ टाइम के बाद जाके मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। वो इसलिए कि आलू जो भी हमारा सनलाइट में आ जाएगा, सूर्य के प्रकाश में आ जाएगा, वो हरा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए, और कई बार हम खेत में काम करते हैं, आदमी के चलने से मिट्टी रह जाती है, कोई जानवर है, आजकल हमारे यहाँ पशुओं का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप है, तो कोई पशु पैर रख देता है तो उससे मिट्टी गिर जाती है। तो बेड मुझे इसीलिए अच्छा लगता है, और बेड का साइज़ आप 48 इंची पे बेहतर है, बहुत बेहतर है। आप हर तरह का प्रबंधन कर सकते हैं 48 इंची पे। अब आपके यहाँ पाला पड़ गया तो आप जो है, पाला पड़ गया तो उसमें आसान से शाम को आप पानी दे दीजिए, आपका आसानी से पानी हो जाएगा और पाले की समस्या कहीं ना कहीं हमारी दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण में सबसे यूज़फुल, तो जो हम कहेंगे कि हमें किस अवस्था में यूज़ करनी चाहिए, तो जैसे आपने बुआई करी है तो पेंडामेथलिन का आप इस्तेमाल करें। पेंडामेथलिन 1.5 लीटर 1 एकड़ में। तो जैसे ही आपने बुआई करी है तभी उसका इस्तेमाल करें। ये नहीं कि पेंडामेथलिन सबसे अच्छा काम करती है, जितना मॉइस्चर होगा उतनी अच्छी लेयर बनेगी, ठीक। मतलब अगर हम 1 या 1.5 दिन बाद इस्तेमाल करते हैं, या एक दिन भाई हमने बुआई कर दी और किसी वजह से लेट हो जाते हैं और एक दिन बाद हम इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करिए उसे जितना मॉइस्चर, जैसे इस टाइम हमारे यहाँ ओस पड़ती है, तो जितना सुबह उसे इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना बेहतर होगा। पेंडामेथलिन की डोज हो गई हमारी 1.5 लीटर 1 एकड़ में। और पोस्ट इमरजेंस जो हमारा आलू निकल गया, हम किसी वजह से नहीं कर पाए, तो हम उसमें संकरी पत्ती को रोकने के लिए हम मेट्रीब्यूजिन आती है हमारी 70% WP, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी डोज रहेगी हमारी 150 ग्राम प्रति एकड़। 100 ग्राम कंपनी रेकमेंड करती है, पर कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ रजिस्टिविटी डेवलप हो गई है। रजिस्टिविटी डेवलप हो जाने के कारण तो कई बार नहीं काम कर पाती। तो जो हमारे यहाँ पर्याप्त हमने जो रिजल्ट देखे हैं वो 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत ही बेहतर, और संकरी पत्ती पे बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिले। अब आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मैं कार्बन के बारे में। कार्बन क्यों ज़रूरी है और क्यों चाहिए खेत को। अब हमारे यहाँ गांव की लगभग ऐसा हो गया है कि हम पशुओं का इस्तेमाल कम से कम तर करते जा रहे हैं अपने यहाँ। पशुओं थोड़ा सा हमें रख रखाव में भी और इन चीज़ों में भी थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं, तो उसका फ़र्क हमारी खेती में पड़ता है। उसमें हम खाद नहीं डाल पाते। और आपको मैं सही बताऊं, एक होता है CN रेशो, कितने किलो 1 किलोग्राम यूरिया को घोलने के लिए हमें कितना किलो कार्बन चाहिए। तो हमें 24 किलो कार्बन चाहिए 1 किलो यूरिया को घोलने के लिए अपने खेत में। अब यूरिया को हम थोड़ा सा केमिकल उससे समझते हैं। यूरिया का हमारा जो रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है, सभी को पता है इस बात में। और पेड़ हमारा लेता है इसको नाइट्रेट फॉर्म में, NO3 फॉर्म में। तो NO2 को NO3 में जो कन्वर्ट करता है वो होता है हमारा बैक्टीरिया, जो कि हमारा डेवलप होता है कार्बन से। तो कार्बन
हमारे लिए खेत के लिए बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी वजह से हमें खाद नहीं मिल पाता तो उसकी हम पूर्ति करने के लिए ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइजा पे हमें शिफ्ट होना पड़ता है। तो कोशिश करें जितना वर्मी कंपोस्ट है जो मौजूद हो पा रहा है या जितनी गोबर की खाद है उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे एक और काम होगा हमारा, इसके साथ हमारे एनपीके भी मिलते हैं हमें अपने खाद के साथ। वो परसेंटेज में इतना हाई नहीं होते पर वो ऑर्गेनिक होते हैं, वो जीवाणुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो बेसिकली जो हम केमिकल कंपाउंड हम अपनी खेतों में डालते हैं उसको कन्वर्ट करने का काम ये जीवाणु ही करते हैं। और जितने जीवाणु हमारी ज़मीन में ज़्यादा अच्छे होंगे उतनी हमारे खेत की उर्वरता बढ़ेगी और उपज बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, ये था हमारा अभी तक का कि हमने बुआई कर दी है और खाद हम कौन से इस्तेमाल करें और खरपतवार नाशक हम कौन से इस्तेमाल करें। आगे आने वाली वीडियो में हम आलू की बीमारियां, उन्हें दिखाना, उन्हें पहचानना और उनके नियंत्रण और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों से ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिंक करें। मैं जितने संभव होगा उतने सवालों के आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।